चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हम आपको ठंड की खबरें दिखा रहे थे, आपको दिखा रहे थे स्नोफॉल हो रहा है। हालांकि अभी भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर फिर से एक बार फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, लेकिन गर्मी की जितनी जल्दी हमें बात करनी चाहिए थी अभी नहीं करनी चाहिए। बसंत आया ही नहीं है, बट चेंज होने वाला है। Exactly. अभी एक सीजन स्किप हो गया। हाँ बिल्कुल, इसी का इंतजार था शायद हमें। लेकिन गुड न्यूज़ भी तो है वीकेंड वाली। लेकिन गर्मी एक्सपेक्टेड थी, ये तो मई वाली गर्मी अभी से शुरू हो गई है। कल आपको पता है दिल्ली में 37 डिग्री टेम्परेचर था। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि 12 मार्च को दिल्ली में इतना टेम्परेचर। मार्च में हम लोग नॉर्मली बसंत एंजॉय करते थे। स्टूडियो भी बड़ा हॉट है वैसे, क्योंकि चलिए एनीवेज आप क्या बोले, आप एक अलग हॉटनेस की बात कर रही हैं, वो तो देखिए उसकी वजह से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। मौसम और टेम्परेचर चलिए एक ही चीज है। लेकिन श्वेता आगे बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि यहाँ मोड कुछ और हो गया, लेकिन आपको बता दूं गर्मी बहुत ज्यादा मई जून वाली अभी मार्च के मिड में भी, एग्जैक्टली मार्च मिड भी नहीं आया, लेकिन वो जो है वो शुरुआत हो गई है और इसे महसूस किया जा सकता है। देश का ज्यादातर हिस्सा मौसम का बदला बदला अंदाज देख रहा है। ऊंचे पहाड़ बर्फबारी से ठिठुर रहे हैं, तो कहीं आसमान से बारिश और ओलों की बरसात हो रही है, तो कहीं गर्मी की तपिश से लोग हलकान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आखिर मौसम को हुआ क्या है, क्यों इस बार मौसम ऐसी आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। इस वीकेंड कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने क्या बताया है राज। आज मौसम की इसी अजब गजब पहेली पर बात होगी। तो इस दौरान बर्फबारी, बारिश और गर्मी के तीखे तेवरों से ये मिला जुला अंदाज जिस तरह से सबको चौंका रहा है, उसे देखते हुए मौसम विभाग ने भी अभी फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर कुछ पूर्वानुमान जताया है। दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत के आसार बनते नजर आ रहे हैं। यानी कि वीकेंड में कम से कम दिल्ली और यूपी के तमाम जो हिस्से हैं वहां बादलों की मेहरबानी से आपको राहत मिलती दिखेगी। मार्च में मौसम का अजब गजब खेल चल रहा है। दिल्ली में पारे ने गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उधर जयपुर गर्मी से जल रहा है, तो महाराष्ट्र में सूरज से आग बरस रही है। लेकिन पहाड़ों पर मानो जनवरी लौट आया है। मनाली बर्फ से गुलजार है। जम्मू के ऊंचे इलाकों में स्नो सीजन लौट आया है और उत्तराखंड में मौसम की कहानी भी बर्फीली नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौसम को हुआ क्या है। दिल्ली और बाकी मैदानी इलाके क्यों जल रहे हैं और पहाड़ ठंड से क्यों ठिठुर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि आखिर मौसम का यह खेल कब तक चलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस वक्त मैदानों में बेपनाह गर्मी की वजह कम बारिश से सूखी मिट्टी है, जिसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो मैदानों में गर्मी बढ़ा रहा है। दिल्ली का हाल फिलहाल गर्मी से बेहाल है। गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा था। लेकिन दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस वीकेंड पर गर्मी से राहत मिल सकती है। यही नहीं, दिल्ली में अगले 2 दिन तापमान में हल्की कमी आ सकती है। हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। 15 मार्च से हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की उम्मीद भी की जा रही है। जी देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो भी बना हुआ है, जो नॉर्थ पाकिस्तान और आसपास के जम्मू कश्मीर क्षेत्र वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ जो वर्षा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक फ्रेश WD जो है वो 14 तारीख से जो है फिर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, उत्तर पश्चिम भारत को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से तापमान में जो अभी बढ़ोतरी दिख रही थी, जैसे हमने बताया कि कमी होगी, तो ये एक सप्ताह के दौरान जो है तापमान इसी रेंज में रहने की संभावना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। अगर यूपी की बात करिए तो यहाँ मौसम लगातार चौंका रहा है। यहाँ कुछ दिनों से कई शहरों में सुबह कोहरे जैसे हालात हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सुबह हल्की धुंध नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि नमी से भरी पूर्वी हवाओं के साथ धूल ने मिलकर कोहरे जैसे हालात बना रखे हैं। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 15 और 16 मार्च को तराई और पूर्वांचल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कुल मिलाकर गर्मी से तप रहे मैदानी इलाकों में राहत के आसार बन रहे हैं। वीकेंड में दिल्ली और यूपी के तमाम हिस्सों में बादलों की मेहरबानी तय है। मतलब पहाड़ों से लेकर मैदानों तक राहत का योग बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई ये हालत होने वाली है, अब क्या कहेंगे आप दोनों?
कुछ नहीं, अच्छी बात है अगर दिल्ली एनसीआर में मौसम अच्छा रहता है, वीकेंड अच्छा हो सकता है, वीकेंड अच्छा हो सकता है, कम से कम 2 दिन ही में हम बसंत के एंजॉय कर लेंगे। अच्छी सी बारिश होगी, बालकनी में आप अच्छी सी चाय बनाइए, नहीं तो मेरी तरफ आ जाइए। एनीवेज चाय तो हम आप ही से पियेंगे। आप ही की आ जाओ चाय पकौड़ी मेरी तरफ। देखिए ये बातें होती रहेंगी, लेकिन मैदान ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक मौसम बदल गया है। यहाँ के कई इलाकों में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। यानी कि पहाड़ों पर मौसम थोड़ा सा बदल सकता है, बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। मनाली से लेकर चमोली तक बर्फबारी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई। अटल रोहतांग टनल के दोनों छोर पर भी बर्फ की फाहें गिरी, जिससे पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया। बर्फ देखने की चाह लेकर पहुंचे पर्यटकों ने भी इस मौसम का खूब आनंद लिया। हालांकि बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग को जिस्पा से आगे वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। उधर रोहतांग, कुंजम, बारालाचा और शिंकुला दर्रों में भी भारी हिमपात हुआ है। वहीं इस वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम फिर से बदल सकता है। पहले सप्ताह में जो है वर्षा सामान्य से अधिक अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। सप्ताह 2 में जो है रेनफॉल जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट एंड उससे सटे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और उससे सटे ईस्ट इंडिया में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। उधर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की फिजाएं भी बदली बदली दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ धाम के नर नारायण समेत दूसरे पर्वतों पर बर्फबारी हुई, इससे यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जाहिर है दिन की धूप में जो गर्मी पहाड़ों को भी तपा रही थी, उससे फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वैसे आपको बता दें सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पश्चिम भारत भी जो है वहां भी मौसम का बदलाव खास तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इनफैक्ट पूरे देश में हर जगह जो है मौसम से लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। गर्मी की तरफ जा रहे हैं या ठंड आ रही है या बारिश होने वाली है, कई बर्फबारी हो रही है ऊपर पहाड़ों पर। आप देखिए अभी कल जो हमारे यहाँ बैठी हुई थी वो बता रही है कपड़े वपड़े होल्ड करके उन्होंने पैक करके अंदर भी रख दिए। अब वापस से अब बारिश की बात हो रही है। हमारा काम भी वैसे, मेरा तो इन द प्रोसेस नहीं, लेकिन फिर भी हम इतने वार्म कपड़े तो नहीं पहनेंगे। लेकिन ये है कि अगर बारिश होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर तो उतना कम होगा। अब आप देखिए 35-36 डिग्री तो है, ज्यादा से ज्यादा कितना 30 तक आ जाएगा। इससे कम तो नहीं लग रहा है कि यानी कि थोड़ी बहुत आपको राहत चलिए मिल जाएगी, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। तो मौसम में बदलाव का असर आपको बता दें कि पश्चिम भारत में भी खासतौर से नजर आ रहा है और यहाँ पर गर्मी इन इलाकों में पूरे रंग में है अभी से। बिल्कुल। देखिए तो चलिए आपको पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और राजस्थान में गर्मी का असर क्या है और क्या आने वाले वक्त में लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने वाली है या फिर नहीं, इसके बारे में बताते हैं। समर्स में मतलब मार्च का फर्स्ट 2 वीक तो सुने दोस्त लोग आया है यहाँ पर, तो ठीक ठाक वेदर रहता है। सिर्फ दोपहर का टाइम में ज़्यादा वो हीट रहता है, बट मॉर्निंग में एंड शाम का टाइम में तो सही रहता है। मतलब गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? अभी बहुत ज़्यादा लस्सी पी रहा हूँ मैं यहाँ का और जितना भी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितना भी हो है, और
यही है बेसिकली। थोड़ा बहुत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब जैसे अगर आपको निकलना है, कहीं आना जाना है, तो अगर पहले अगर इतनी गर्मी अगर नहीं रहती तो आप नॉर्मल कैब्स या फिर ऑटो वगैरह ले सकते हैं, बट अभी इस टाइम पे आपको एसी राइड्स ही लेनी पड़ेगी। और इवनिंग टाइम में भी अगर आप 7 o'clock के आसपास अगर निकलेंगे बाहर, तब भी गर्मी थोड़ी बहुत रहती ही रहती है। तो आपको अगर बाहर निकलना है थोड़ा, जिससे गर्मी ज़्यादा नहीं पड़े, तो आपको 8 o'clock के आसपास निकलना पड़ेगा, ताकि इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप ना लगे आपको। गाड़ी में चलो ना, मतलब फोर्ट वगैरह वो जो देखने लायक विजिट प्लेसेस है ना, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। पैलेस में पैलेस में एंटर करने के बाद ऐसा कोई गर्मी नहीं लग रहा है, इतना हवा चल रहा है ना। लेकिन बाहर वो सान के लिए बहुत ही फ्लू चल रहा है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है, ह्यूमिडिटी नहीं है और स्वेटिंग भी नहीं हो रहा है, स्वेटिंग भी नहीं हो रहा है। और क्या है ना, मतलब वो रूम में रहती हूँ तो एसी भी नहीं चलाना पड़ता है। नींबू पानी, ठंडा पानी, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। कहीं भी थोड़े थोड़े स्पॉट्स में कुछ भी पीने के लिए वाटर कूलर्स यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, सब पे ठंडा पानी मिल रहा है बहुत ईजिली। यहाँ पे हमने बॉटल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी सारी फैसिलिटीज़ हमें बहुत अच्छी मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट जयपुर आके हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और आसपास के इलाकों में आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अब जल्द ही मौसम करवट ले सकता है और गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का ये कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो एक्टिवेट हो रहे हैं उनकी वजह से टेम्परेचर में हल्की सी गिरावट आएगी और 14 से 15 तारीख के आसपास जो मौसम है वो बदलेगा। आंधी होगी और बारिश के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हल्की मेघ गर्जन हो सकती है, जिससे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, गर्मी में हल्की सी राहत मिलेगी, 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। यह भी मौसम विभाग के ने अनुमान लगाया है। पिछले एक सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस सप्ताह के बाद 19 से 21 मार्च के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना है। इसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से आंधी बारिश के आसार बनेंगे और मार्च के अंत तक माहौल में कुछ तरावट आ सकती है। जयपुर से रिदम जैन और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए मौसम का सफर यहीं खत्म करते हैं और अब आपको लिए चलते हैं फिल्मी सफर पर। बात रणवीर सिंह की धुरंधर की होगी। ओवर टू यू। ओवर टू अस। मेरे बोलने की जरूरत है ही नहीं इसमें, हम जाने वाले हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम जाने वाले हैं देखने के लिए जो हमने डिसाइड किया। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले दर्शकों को भी ये मालूम होना चाहिए कि भाई धुरंधर 2 अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले बुकिंग भी धमाकेदार हो चुकी है, रिकॉर्ड बुकिंग हो चुकी है और उसके बाद फिर धुरंधर जो है वो री रिलीज भी हो गया है। अभी तक भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप ही लोगों के लिए री रिलीज की गई, प्लीज अभी तो देख लो क्योंकि आपके पास अभी मौका है। एक और मूवी मैं बता दूं, मैं कल ही देख के आई हूँ, 80। ब्रिलियंट मूवी, ब्रिलियंट मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए, हर लड़की को देखनी चाहिए। बिल्कुल 80 पर बात करेंगे, लेकिन धुरंधर 1 दोबारा जो री रिलीज हुई देख ली फिर से? मैंने 3 बार देख ली। मैं अपना बता दूं, कितनी बार देखी? मैंने तो 2 बार देखी, एक बार घर पे नेटफ्लिक्स और हॉल में देखी। नहीं, मैंने तो एक ही बार देखी है, लेकिन वो री रिलीज इसीलिए की गई ताकि जो धुरंधर 2 है ना उसकी बुकिंग पर असर हो, क्योंकि अक्सर मेकर्स ये कहते हैं, खासतौर पर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि दोबारा से रिलीज कर दिया जाए, एक माहौल बनाया जाए और वो फिर आपको धुरंधर 2 की जो कलेक्शन होगी उसमें नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए 19 मार्च से पहले 6 दिन पहले जो हम बात कर रहे हैं कि धुरंधर दुनिया भर में 1000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर री रिलीज की गई है। री रिलीज के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी और दमदार वापसी मानी जा रही है। देखिए, देश विदेश में धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों को मेकर्स ने अप्रत्याशित गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट धुरंधर की री रिलीज के रूप में मिला है। ये गिफ्ट उन तमाम दर्शकों के लिए है जो धुरंधर की रॉ में बह जाना चाहते हैं, एक्शन और रोमांच के सागर में फिर से गोते लगाना चाहते हैं। धुरंधर की ये री रिलीज 19 मार्च को धुरंधर 2 की रिलीज से महज 6 दिन पहले की गई है, वो भी तब जब धुरंधर 2 का बज़ ऑलरेडी काफी हाई है। जाहिर है ऐसे में धुरंधर की री रिलीज की टाइमिंग काफी मायने रखती है। सवाल उठता है कि धुरंधर को री रिलीज क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं गुजरा जब ये फिल्म वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में तहलका मचा रही थी। दूसरा, हाल ही में इसे नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया जा चुका है। तो फिर धुरंधर की री रिलीज के पीछे मेकर्स की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है? खास बात ये है कि ये कोई छोटी मोटी री रिलीज नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा स्क्रीन पर दोबारा रिलीज हो रही है। खास बात ये है कि नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म को 185 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, जिससे वहां के फैंस भी इसे बड़े पर्दे पर एंजॉय कर सकेंगे। रणवीर सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम पर एक नई तस्वीर पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है, तूफान के पहले आंधी आएगी। बदला लेने से पहले इस महाकाव्य गाथा को एक बार फिर बड़े पर्दे पर अनुभव करें। किसी फिल्म के सीक्वल के रिलीज से पहले इसके पुराने पार्ट को चर्चा में लाने का मेकर्स का फंडा काफी पुराना है, लेकिन ये अक्सर तब किया जाता है जब फिल्म काफी पुरानी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो धुरंधर की हर कहानी, हर किरदार दर्शकों की जुबान पर है और इसके आगे की कहानी को जानने की जिज्ञासा भी चरम पर है। जाहिर है ये बात धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर को भी बखूबी पता है। बावजूद इसके उन्होंने धुरंधर की री रिलीज का फैसला किया है। तो उसकी बड़ी वजह सिर्फ यही है कि धुरंधर 2 की रिलीज से पहले हर सिने प्रेमी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ धुरंधर 2 का ही नाम हो। देखा जाए तो धुरंधर 2 के प्रमोशन का ये अनोखा फंडा भी है। मतलब प्रमोशन का प्रमोशन और कमाई की कमाई। हालांकि इसमें थोड़ा रिस्क भी है कि जब धुरंधर OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है ही, तो फिर लोग सिनेमा घरों में जाकर पैसे क्यों खर्च करेंगे, वो भी एक हफ्ते के अंदर एक ही फ्रेंचाइजी की फिल्म के लिए। जाहिर है कि ये बात मेकर्स को भी पता होगी, लिहाजा पूरा फोकस धुरंधर की री रिलीज से होने वाली कमाई पर नहीं, बल्कि धुरंधर 2 की प्रमोशन का है। स्पाई थ्रिलर को लेकर जबरदस्त बज़ क्रिएट करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रणवीर सिंह की धुरंधर पिछले कई दिनों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म का दूसरा पार्ट भी 19 मार्च को रिलीज हो रहा है, जिसके पेड रिव्यू यानी जो प्रीव्यू है उसको लेकर ही अच्छा रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले धुरंधर के तमाम सीन्स दर्शकों के दिलों पर छाए रहे। उसके साथ ही कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए आज धुरंधर को री रिलीज किया गया है, ताकि उसको ध्यान में रखते हुए 19 मार्च को दर्शक थिएटर्स पहुंचे। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त की फिल्म धुरंधर जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो चर्चा का विषय बनी रही। काफी हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा, कब्जा जमाए रखा। इतनी ज्यादा कमाई की कि आंकड़ा पहुंच गया 1350 करोड़। ऐसे में आदित्य धर ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म का दूसरा पार्ट लाया जाए। द रिवेंज ऑफ धुरंधर नाम की फिल्म लाई जा रही है सेकंड पार्ट के रूप में, और इसी 19 मार्च को रिलीज होनी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से एक बार धुरंधर का नाम चर्चा में आ चुका है। आपको बताएं कि बिल्कुल भी कहानी आप भूलें ना, कहानी से थोड़ा सा भी छेड़खानी ना हो, इसलिए आदित्य धर 19 मार्च से पहले 13 मार्च यानी कि आज के दिन ही पहली पार्ट धुरंधर देश भर में रिलीज कर चुके हैं, जिसे देखने के लिए आज फिर से एक बार भीड़ बॉक्स ऑफिस और थिएटर के भीतर जा रही है। आपको बता दें कि धुरंधर की पूरी कहानी देखने के बाद अगले हफ्ते ही 19 मार्च को सेकंड पार्ट भी देखा जाएगा। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ी सोच के साथ आदित्य धर ने ये कदम उठाया है। एक जो सबसे खास बात है वो आपको बताया कि 19 मार्च को तो द रिवेंज ऑफ धुरंधर रिलीज होगी ही, लेकिन उससे पहले ही 18 मार्च के दिन देश के कई जगहों पर इस फिल्म का प्रीमियर रखा जाएगा। सबसे बड़ा प्रीमियर मुंबई में होगा, जहां तमाम निर्देशक, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स बुलाए जाएंगे और ये फिल्म दिखाई जाएगी। खुद धुरंधर 2 पार्ट के जितने स्टार कास्ट हैं वो भी मौजूद होंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप धुरंधर 2 देखने के पहले धुरंधर पहली वाली जो फिल्म है उसे देखना ना भूलें, जो कि आज देश भर में रिलीज हो रही है। धुरंधर 2 की बात करें तो आपको बताएं कि 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज की जाएगी और ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस के मामले में सारी ही फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। अब देखिए, हनीमून पर गए विजय और रश्मिका वापस हैदराबाद लौट चुके हैं। तस्वीरें इनकी सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी। इसी बीच रश्मिका की शादी के दिनों के डांस का एक वीडियो भी काफी वायरल है, जिसे रश्मिका के देवर आनंद देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर बाकायदा शेयर किया है। वैसे वायरल तो रश्मिका की मेहंदी की तस्वीरें भी हो रही है, जिसमें उनकी हथेली पर उकेरी गई तस्वीरों के मायने लोग जानना चाह रहे हैं। तो चलिए इसकी भी कहानी देख लेते हैं।
नेशन के क्रश बन चुकी रश्मिका की शादी को 15 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हनीमून से रश्मिका और विजय वापस भी आ चुके हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कल उन्हें स्पॉट किया गया। एयरपोर्ट पर रश्मिका और विजय ने आरामदायक यात्रा के कपड़े पहने थे। विजय सफेद शॉर्ट्स, ग्रे शर्ट और काले जूते पहने हुए थे, जबकि रश्मिका ने सफेद टैंक टॉप के साथ नीली लिनन शर्ट पहनी थी। इस बीच एक एक कर सामने आ रही है शादी के दिनों की तस्वीरें और वीडियो अब भी फैंस के बीच का चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे रश्मिका के देवर आनंद देवकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। 11 मार्च को पोस्ट किए गए इस वीडियो में विजय और रश्मिका की शादी की रस्मों के बीच पूरा समूह लॉन में नाचता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में विजय रंगीन शर्ट और सफेद पतलून पहने नजर आ रही है, जबकि रश्मिका शॉर्ट्स और शर्ट में नजर आ रही है। और जिस म्यूजिक पर ये सब डांस कर रहे हैं वो आनंद की अपकमिंग फिल्म एपिक का गाना संचार में है। जाहिर है एक तो शादी की खुशी, दूसरा आनंद की अपकमिंग फिल्म को लेकर उत्साह। कुल मिलाकर सभी इस पल का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। खुशी के इस लम्हे को आनंद ने कैप्शन में कुछ यूं बयां किया है, ये देखने में अव्यवस्थित लग रहा है, लेकिन हम उस पल में वास्तव में बहुत खुश थे। संचार में गाना सुन रहे थे और अपनों के साथ यात्रा करने और नाचने से ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। इससे पहले रश्मिका की मेहंदी की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। आम परंपरा से हटकर रश्मिका ने अपनी मेहंदी को बेहद मिनिमलिस्ट और आध्यात्मिक रखा था। उन्होंने अपने हाथों पर दूल्हे विजय का नाम नहीं बल्कि 4 बहुत ही खास और गहरे अर्थ वाले प्रतीक बनवाए थे। रश्मिका ने अपनी एक हथेली पर स्वास्तिक और दूसरे पर ओम और भगवान शिव का प्रतीक बनवाया था। महादेव और स्वास्तिक का गहरा कनेक्शन माना जाता है। सनातन धर्म में स्वास्तिक को सौभाग्य, समृद्धि और शुभ शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रश्मिका ने इसे अपने नए जीवन और शादी के रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए अपनी मेहंदी के रूप में बनवाया। रश्मिका ने दूसरे हाथ पर ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि ओम को अपनी हथेली पर सजाया था, जो उनके गहरे आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाता है। ये वैवाहिक जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखने की कामना का एक जरिया है। महादेव शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक है। अपनी मेहंदी में शिव जी को जगह देकर रश्मिका ने उनसे अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा मांगी थी। हथेली पर स्वास्तिक के पास ही एक छोटा सा चंद्रमा भी नजर आ रहा है। चंद्रमा शीतलता और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कामना ये है कि उनका रिश्ता चांद की तरह शीतल और प्रेम से भरपूर हो। 2 रीति रिवाजों और परंपराओं से हुई रश्मिका और विजय की शादी की तमाम रस्में सादगी और अध्यात्म से भरी हुई थी। अब दोनों स्टार नई जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं, हनीमून से लौट चुके हैं। जाहिर है अब दोनों ही एक बार फिर फिल्मों में मशरूफ हो जाएंगे और उनकी अपकमिंग फिल्में चर्चा का विषय बनती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज है हमारा फेवरेट डे जिसका नाम है वर्ल्ड स्लीप डे। फेवरेट तो है, नींद मिलती है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है मदर्स कैन स्लीप एनी टाइम एनीवेयर इफ दे वांट, बट दे कांट। सॉरी, है ना, दे कांट। एक मजबूरी होती है। कैसे, मतलब क्या स्केड्यूल रहता है सोने का? नहीं, मेरा तो अब काफी बेहतर हुआ है, लेकिन मैं ये बताती हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब हम सिंगल थे, काम करते थे, कम भी सोया तो भी चलेगा, 4 घंटे 5 घंटे चल जाता था, सब चलता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ लेट अब ऐसा हो गया है मुझे कि भाई 8 घंटे से कम मैं नहीं काम कर सकती। अगर 8 घंटे की नींद नहीं कर पाते हो आप प्रॉपर्ली। आप नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा दिन आप बहुत अनईजी रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, और अच्छी नींद अगर आपकी होगी तो इसका सीधा रिलेशन आपके स्टमक से भी है, आपका मेटाबॉलिज्म से भी इसका सीधा रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं नींद वाकई बहुत जरूरी है। आज वर्ल्ड स्लीप डे, इसीलिए इसका जिक्र हम कर रहे हैं। इसको मनाने का मकसद यही है कि नींद से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका बोझ उसको कम किया जा सके। जैसे कि स्लीपिंग हैबिट को सुधारा जा सकता है, कब सोया जाए, कितना सोया जाए और कितना सोना सही है, ये सब कुछ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि रात में 8 घंटा सोने के बाद भी सुबह उठकर वो थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें फिर से नींद आती है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम, तनाव, सोने और जागने की गलत आदतों के चलते वो रात में 7 से 8 घंटे की क्वालिटी वाली नींद नहीं ले पाते हैं।
देखिए, जाहिर सी बात है, शरीर और दिमाग दोनों के संतुलन के लिए सिर्फ नींद का समय नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस दिक्कत से बचने के लिए सोने से पहले स्क्रीन टाइम से दूरी बनाएं, हेवी फूड ना खाएं, तनाव से भी जितना मुमकिन हो सके खुद पर हावी ना होने दें, उससे बचें। इसके अलावा आपकी हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ये भी आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार लाती है। देखिए, चूंकि हम नींद की बात तो कर ही रहे हैं, ऐसे में चलिए आपको कुछ ज़रूरी सी जानकारी देते हैं और समझते हैं कि उम्र के किस फेज में कितनी नींद ज़रूरी होती है। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि एक नवजात बच्चे के लिए प्रतिदिन 14 से 17 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए रोज़ाना 11 से 14 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है। देखिए, प्री स्कूल जाने वाले बच्चे अगर रोजाना 10 से 13 घंटे की नींद लेते हैं तो उनके लिए अच्छा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को रात में कम से कम 9 से 12 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। वहीं टीनेजर्स और बड़े लोगों की अगर बात की जाए तो रात में 9 से 12 घंटे की नींद उत्तम मानी जाती है। हालांकि इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, 12 घंटे समय किसको मिलेगा? मतलब समय नहीं मिलता, बट लेकिन मैंने सुना है कई लोगों को जो ले पाते हैं, they feel so fresh and healthy, focused also. बिल्कुल। अब सवाल लेकिन ये है कि क्या हम अपने हिस्से की जरूरी नींद ले पा रहे हैं? नहीं, शायद नहीं। तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो रही है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, आजकल जरूरत से ज्यादा काम हम सबकी मजबूरी हो गई है, लिहाजा इसका असर हमारी नींद पर पड़ता है। किसी तरह का तनाव भी हमें सोने नहीं देता। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच हमारा सोने का टाइम फिक्स ना होना भी कम नींद की एक वजह है। देखिए, स्मार्टफोन पर रहने की आदत भी बहुत बुरी आदत है, नींद को खराब करता है। कई बार कुछ दवाइयां भी नींद कम करती हैं और अनिद्रा की शिकायत इससे बढ़ जाती है। कैफीन, निकोटीन ज्यादा लेने से नींद पर काफी असर पड़ता है। यही नहीं, बुखार, जुकाम या फिर दूसरी तरह की बीमारियां भी कई बार हमें सोने नहीं देती हैं। यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में सवाल अब ये है कि अच्छी नींद कैसे लें और सुकून की नींद हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो अच्छी नींद का मतलब ये है कि आप बिस्तर पर जाएं और आपको 30 मिनट के अंदर नींद आ जाए। बिल्कुल। और रात में आपको नींद बार बार अगर नहीं टूटती है तो समझ जाइए कि नींद पक्की है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आपकी थकान मिट चुकी है तो समझिए आपकी नींद बहुत अच्छी हुई है। देखिए, अगर आपको समय से नींद आती है और आपकी नींद समय से खुलती है तो समझिए आप अच्छी नींद ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि अच्छी नींद कैसे ले। इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पर, आइए आपको बताते हैं। सोने से पहले आपको बस 1 से 3 घंटे स्मार्टफोन से दूर रहना है। सोने से पहले अगर आप 3 से 4 घंटे कैफीन का सेवन नहीं करते हैं तो आपकी नींद के लिए ये अच्छा है। आइडियली कहा जाता है कि आप 2 बजे के बाद से अपनी कैफीन को बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप सोने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कोशिश ये कीजिए कि वहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो। वैसे डॉक्टर्स आजकल जागने के लिए स्मार्टफोन का अलार्म न लगाने की सलाह भी दे रहे हैं। और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि शाम को देर से भारी भोजन करना भी आपकी नींद को खराब कर सकता है। देखिए, जब भी ट्रैक्टर का जिक्र होता है तो किसान, खेत खलिहान हमारे जहन में आते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर को किसान का सबसे बड़ा साथी मानते हैं। मगर अब किसान का ये साथी भारत भ्रमण में काम आ रहा है। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत में किसान ने अपने ट्रैक्टर को लग्जरी गाड़ी में बदल दिया है। बिल्कुल, इस ट्रैक्टर में सनरूफ है, साथ ही आरामदायक बिस्तर भी है। गर्मी लगे तो पंखा भी चला लो, अंधेरा हो तो लाइट जला लो। सबसे बड़ी बात, इस आलिशान ट्रैक्टर में छोटा सा किचन भी है जिसमें सफर के दौरान अपनी पसंद का खाना बनाया जा सकता है। देखिए, ट्रैक्टर को किसानों की पहचान और खेतों की शान माना जाता है। कोई इसे खेतों का शेर कहता है तो कुछ इसे मिट्टी का राजा बुलाते हैं। बदलते वक्त के साथ पुराने स्टाइल वाले ट्रैक्टरों की जगह मॉडर्न ट्रैक्टर ने ले ली है। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले किसान रॉकी ने तो अपने ट्रैक्टर को चलता फिरता घर ही बना दिया है। रॉकी ने पहले किश्तों पर एक ट्रैक्टर लिया और फिर उसे मॉडिफाई कर लग्जरी ट्रैक्टर में बदल दिया। ये वो ट्रैक्टर है जो कि युवा किसान है सोनीपत के शाहपुर गांव का, और इन्होंने इस ट्रैक्टर को तैयार किया है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को किस्तों पर लिया और इसके बाद इसको तैयार करवाया। जो ये कैबिन है, कैबिन के अंदर गद्दे डलवाए गए हैं जो कि 3 लोग आराम से लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये टैंक है, 55 लीटर का टैंक तैयार करवाया है। बाहर से मजबूत दिखने वाले इस ट्रैक्टर में वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक लग्जरी गाड़ी में होती है।
जैसे लेटने के लिए आरामदायक बिस्तर, गर्मी से बचाने के लिए पंखा है, लाइटिंग का भी पूरा इंतजाम है। इतना ही नहीं, इसमें सनरूफ भी है। इसके पिछले हिस्से में छोटा सा किचन सेटअप भी लगाया गया है, जहां मसाले और गैस समेत जरूरी चीजें रखी गई हैं, यानी सफर के दौरान आराम से खाना बनाया जा सकता है। आगे तो जो है ना ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक है, पीछे हमारा फ्यूल टैंक है, क्योंकि अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर काम चलना नहीं ना, तो इसलिए ये पूरा का पूरा ही किचन है अपना। यहाँ पे जो है ना अपने मसाले आ जाए फिलहाल तार रखे, क्योंकि इंडिया टू नेपाल जो है वो ट्रिप करने जा रहे हैं हम। रॉकी इस ट्रैक्टर से हिमाचल के दुर्गम इलाके काजा स्पीति की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने इसी ट्रैक्टर पर सवार होकर 4 धाम यात्रा भी की है। अब उनका अगला सपना परिवार के साथ नेपाल की यात्रा करने का है। सोनीपत से पवन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। दिल्ली मेट्रो जिस तरीके से अपनी सेवा लगातार बढ़ा रही है, हर नई लाइन राजधानी के लाखों लोगों के सफर को आसान और सुलभ बना रही है। ऐसे में यहाँ एक शख्स का जुनून भी दिल्ली मेट्रो की उम्र के साथ साथ कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है, वो भी पिछले 24 साल से। बिल्कुल, दरअसल ये शख्स दिल्ली मेट्रो की अभी तक चालू हुई सभी लाइंस पर सफर करने वाले पहले यात्री के रूप में मशहूर है। ये खास शख्स दिल्ली मेट्रो की हर लाइन के खुलने का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। पच्चीस दिसंबर 2002 वो तारीख जिस दिन पहली बार राजधानी दिल्ली को मेट्रो की सौगात मिली, जब ट्रैक पर मेट्रो सरपट दौड़ते हुए विकास की नई इबारत लिख रही थी। लेकिन उसी वक्त जापान की मेट्रो को देखकर आए एक भारतीय ने दिल्ली मेट्रो सेवा के विकास में खुद की भागीदारी देने का एक अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल 2002 से आज तक ये शख्स नई मेट्रो लाइन के खुलने पर टिकट लेकर पहले यात्री बनते आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली मेट्रो का पहला वो कार्ड जिसको लेकर लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब आप सोचेंगे कि इन सारे दिल्ली मेट्रो के कार्ड की ये एल्बम भला किसने बना रखी है, तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप दिल्ली मेट्रो का पहला पैसेंजर भी कह सकते हैं। और सिर्फ दिल्ली की उस पहली मेट्रो का नहीं, दिल्ली की किसी भी नई लाइन की मेट्रो अगर शुरू होती है या फिर पुरानी लाइन का कोई एक्सटेंशन लाइन शुरू होती है, सभी लाइंस पर पहले जो कार्ड धारक बनते हैं वो अनिल मारवा जी बनते हैं। शुरुआत में मेट्रो का सबसे पहला यात्री बनना अनिल मारवा के लिए शायद क्रेज ही होगा, मगर बाद में उनके लिए मानो ये एक पैशन, एक जिद बन गई। यही नहीं, हाल ही में शुरू हुई नमो रैपिड रेल का भी सबसे पहला यात्री बनकर उन्होंने नाम कमाया। यही कारण है 65 साल के अनिल मारवा को लोग दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा फैन पुकारते हैं। मुझे यही था, पहले दिन तो हम गए कि भी पहले दिन वैसे ही राइड करते हैं, टिकट लेके जाते हैं। उस दिन बहुत भीड़ थी, पर कार्ड काउंटर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि कार्ड का कॉन्सेप्ट कुछ भी पता ही नहीं था। मैं बाहर रहता था, जापान में भी रहा हूँ, तो वहाँ तो ट्रैवल कार्ड होते हैं, तो मैं जल्दी से ट्रैवल कार्ड के काउंटर पे गया, कार्ड लिया, और उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई तो कहा कि चलो फिर चलते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई कोशिश करके 5 साल तक मैं कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू करूँ। पता नहीं मेट्रो ने कितनी एक्सपेंशन होगी, कितनी लाइन्स आएंगी, उसका उस टाइम पे बिल्कुल कोई मतलब आइडिया नहीं था कि भाई कहाँ तक एक्सपेंड होगी। 2002 से अब तक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनिल मारवा का जुनून भी बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर है, जैसे लोगों को स्टैम्प या कॉइन कलेक्शन का शौक रहता है, ठीक उसी तरह अनिल मारवा भी मेट्रो कार्ड्स का ऐतिहासिक कलेक्शन कर रहे हैं। पिछले करीब 2 दशक में वो 40 से ज्यादा नई मेट्रो लाइंस और एक्सटेंशन की पहली सवारी कर चुके हैं। और तो और वो अभी तक बनी नई लाइन के सबसे पहले मेट्रो कार्ड खरीदने का भी तमगा हासिल कर चुके हैं। उनके पास अब तक 42 से ज्यादा मेट्रो कार्ड्स हैं। अपने सतत प्रयास से पाई इस उपलब्धि के लिए अनिल मारवा मानते हैं कि फैमिली और ऑफिस के सपोर्ट के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। मतलब मैं लकी हूँ विद फुल सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माय कंपनी हु अलाउड मी कि भाई आप ठीक है, आप अपने घर से थोड़ा लेट आ जाइए, आप ऑफिस से जल्दी निकल जाइए, छुट्टी ले लीजिए अगर आपने ये कंटिन्यू करना है तो। यकीनन अनिल मारवा के लिए मेट्रो की हर नई लाइन सिर्फ सफर नहीं बल्कि शहर की तरक्की का जश्न होती है, जिसे वो सबसे पहला यात्री बनकर मनाते आ रहे हैं। इसके लिए उनका जुनून अंजाम तक पहुंचने की कोशिशों में है। लास्ट ईयर सितंबर में मैं कनाडा में था अपने बेटे के पास, तो पिंक लाइन का ट्रायल रन स्टार्ट हो गया था या कंप्लीट हो गया था। तो जनरली ट्रायल रन के बाद 15-20 दिनों में स्टार्ट हो जाती है सर्विस। और मैं वहाँ पे स्टैंड बाय पे था कि 2 दिन का अगर मेरे को नोटिस मिलेगा ना, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। तो इनफैक्ट मैंने अपने कज़न ब्रदर की बेटी की शादी भी मैंने मिस करी पूना में, मेरे ख्याल से 2015 की बात है। तो वो भी मैंने इनको कहा कि भाई मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि बिटिया की शादी तो मेरे बिना हो जाएगी, पर मेरा ये रिकॉर्ड ना बीच में रह जाएगा। एक कार ओनर होते हुए भी अनिल मारवा दिल्ली एनसीआर में मेट्रो से सफर करना ही प्रेफर करते हैं। फिलहाल तो उनकी हर नई मेट्रो लाइन पर पहले यात्री बनने की उपलब्धि की सराहना हो रही है। हाल ही में सरकार की ओर से अनिल मारवा को सम्मानित भी किया गया। साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ, लेकिन कुछ और नया करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। गिनीज का रिकॉर्ड दिल्ली मेट्रो का बन चुका है। 2 लोगों ने इसको बना लिया है। मेरे को उनसे कोई कंपटीशन नहीं करना, मेरे को अपनी एक सेल्फ अचीवमेंट के लिए करना है। बेशक रिकॉर्ड ना मेंटेन हो, अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा। चलिए, कोशिश करते रहिए और कोशिश करेंगे तो आप सफल भी ज़रूर होंगे। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और राजस्थान के अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक गुड न्यूज सामने आई है। यहाँ पर बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। जी हाँ, देखिए यकीनन बाघों के संरक्षण को लेकर ये एक गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव खबर है, जिसके तहत सरिस्का रिजर्व की अकबरपुर रेंज में कैमरा ट्रैप में बाघिन और उसके 3 शावक स्वस्थ नजर आए हैं। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। यहाँ खासकर बाघ और उनके शावकों की अटखेलियाँ पर्यटकों को खुश कर देती हैं। अब यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे सरिस्का में बाघों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। वन विभाग की कैमरा ट्रैप निगरानी और गश्त के दौरान बाघिन को अपने 3 शावकों के साथ घूमते हुए भी देखा गया है। बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियां सामान्य पाई गई। बाघिन और शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। बाघिन S-17 दूसरी बार मां बनी है। बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया। बाघों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। बाघिन ST-17 के साथ 3 शावक कैमरे में ट्रैप। बाघिन और तीनों शावक स्वस्थ। बाघिन S-17 दूसरी बार बनी मां। वन विभाग की मॉनिटरिंग टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लगातार शावकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 2004 से 5 में अवैध शिकार के चलते यहां से बाघ पूरी तरह समाप्त हो गए थे, लेकिन अब यहाँ बाघों की संख्या 50 पार कर चुकी है। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन और टीम इंडिया के स्टार हैं चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव, जिनकी शादी की खूब चर्चा हो रही है। गुरुवार को मसूरी में नजर आए, क्योंकि यहीं पर कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका को कल अपनी जीवन संगिनी बनाएंगे। आज सुबह हल्दी की रस्म निभाई गई है, जिसके बाद मेहमानों ने स्पेशल लंच किया, जिसके बाद शुरू हुआ डांस और मस्ती का दौर। और इस जश्न में शामिल होने के लिए रिंकू सिंह, यजुवेंद्र चहल, कैलाश खेर और बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर भी खास तौर से मसूरी पहुंचे हैं। 14 मार्च को शादी का पूरा इवेंट मसूरी के लग्जरी होटल वेलकम होटल द सेवॉयस में होगा। फिलहाल कपल ने अपनी शादी के लिए हैशटैग कुलवंश चुना है और ये हैशटैग
कुलदीप के नाम से कुल और वंशिका के नाम से वंश को मिलाकर बनाया गया है। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि शादी से जुड़े फोटोज और वीडियोस इसी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किए जाएंगे। कल शादी का मेन समारोह होटल के सेंट्रल लॉन में होगा। शाम 4 बजे साफा बंधाई की रस्म होगी। 5 बजे दूल्हे राजा कुलदीप यादव घोड़ी पर सवार होकर रात लेकर निकलेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे वरमाला और रात 8 बजे फेरे होंगे। आधी रात तक शादी की बाकी रस्में पूरी कर ली जाएंगी। क्रिकेट मैदान पर घूमती गेंद, बल्लेबाजों की उलझन, दर्शकों की तालियां। इसी पहचान के साथ दुनिया भर में नाम कमा चुके भारतीय टीम के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के लिए मार्च का महीना कुछ खास है और वो अब जीवन की नई पारी शुरू करने वाले हैं। शानदार खेल प्रदर्शन के बाद अब उनकी पर्सनल लाइफ भी खुशियों से भरने वाली है। पहाड़ों की खूबसूरत और शांत वादियों में कुलदीप यादव बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा को जीवन संगिनी बनाने जा रहे हैं। 14 मार्च को उत्तराखंड की प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में कुलदीप यादव अपनी बचपन की साथी वंशिका चड्ढा के साथ फेरे लेंगे। समारोह बेहद निजी रखा गया है, जिसमें परिवार, करीबी मित्र और कुछ खास मेहमान ही शामिल होंगे। कुलदीप और वंशिका की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। दोस्ती की शुरुआत बचपन के दिनों में हुई। समय के साथ ये रिश्ता भरोसे, समझ और सम्मान की मजबूत नींव पर खड़ा होता चला गया। एक दूसरे के सपनों, संघर्षों, मुश्किलों और सफलताओं को करीब से देखने के बाद ये संबंध और गहरा होता गया। आखिरकार दोनों ने तय किया कि जीवन की पूरी यात्रा साथ तय की जाएगी। कुलदीप और वंशिका के रिश्ते की ऑफिशियली शुरुआत 4 जून 2025 से तब हुई जब दोनों ने परिवारों की मौजूदगी में सगाई की। वंशिका चड्ढा देश की प्रमुख वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में प्रोफेशनल हैं। यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में जिम्मेदारी संभालती हैं। वहीं कुलदीप यादव कानपुर के लाल बंगला इलाके से हैं। वहीं वंशिका श्यामनगर क्षेत्र की रहने वाली हैं। दोनों ने शुरुआती साल एक ही शहर में बिताए। उसी दौरान परिचय हुआ, बातचीत बढ़ी, फिर दोस्ती ने मजबूत रूप ले लिया। क्रिकेट की व्यस्तता के बावजूद रिश्ता लगातार आगे बढ़ता रहा और फिर दोनों के परिवार वालों की रजामंदी के बाद विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गयी। अब वो दिन करीब आ चुका है जब ये दोस्ती हमेशा के लिए बंधन में बंध जाएगी। फिलहाल तो क्रिकेट मैदान पर शानदार गेंदबाजी से देश का नाम रोशन करने वाले कुलदीप यादव के लिए ये मौका बेहद खास है। सालों पुरानी दोस्ती अब जीवन भर के रिश्ते में बदलने वाली है, क्योंकि क्रिकेट ने कुलदीप को पहचान दी, मेहनत ने सम्मान दिलाया। अब प्यार उन्हें नई मंजिल की ओर लेकर जा रहा है। देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ लगी रहती है, लेकिन इस बार का नया टॉपिक है LPG सिलेंडर जो मिल नहीं पा रहे लोगों को, बस मिल जाएंगे, हौसला रखिए। एक मीम देख लो और उसके बाद पूरे इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ मीम्स ही मीम्स नजर आएंगे और आजकल लोग फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। सिलेंडर ही सिलेंडर, इंडक्शन ही इंडक्शन। ये भी पता चला है कि अब इंडक्शन भी नहीं मिल रहे हैं, राइस कुकर वगैरह जो है वो नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आपको हम बता दें कि LPG सिलेंडर का ये जो नया टॉपिक है ना, अब इसको लेकर इंटरनेट पर कई मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। और देखिए, वो टाइम दूर नहीं है कि आपको घर पे वो पुराने वक्त की तरह चूल्हा बनाना पड़ेगा, उसी पे सेकना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन देखिए, ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है। देखिए ना, जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर कई मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर लोग हंस भी रहे हैं और परेशानी को हल्का करने की कोशिश भी यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ। फिर तो ठीक है, फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। पड़ोस में एक जन के यहाँ कोई खत्म हो गया है लगता है। हाँ, रो रहा है बेचारा लगता है। चलो चल के देख के आते हैं। कब खत्म हुआ? आज सुबह ही। सब्जी आधी बनी रह गई मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? इकलौता था घर में। 2 दिन और चल जाता मेरे लाल। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, एंजॉय योर वीकेंड। मिलेंगे मंडे शाम 5 बजे चाय पर।